नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो उसकी जल्द ही डेट घोषित होने वाली है, तो आपके अंदर वो जो पढ़ने का जुनून है, जो जोश है, वो कम नहीं होना चाहिए। जैसे आप जब फरवरी में आपका पेपर लगा हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो जुनून उस समय आपके पास था, क्या वो जुनून आज आपके पास है? यदि है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो वो जुनून बरकरार रखिए, क्योंकि जल्द ही आपकी जो एग्ज़ाम है उसकी डेट घोषित हो सकती है। क्योंकि कुछ विभागीय सूचना के अनुसार ये है कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, कंप्लीट कर ली गई हैं। इस वजह से आप सभी लोग पूरे जुनून, उसी जुनून के साथ जो जुनून आपके पास फरवरी में था, जो वर्दी का जो सपना फरवरी में था, वो सपना भी सपना होना चाहिए और उसके लिए पूरा ताकत, पूरी ईमानदारी से आप मेहनत करिए। पेपर कभी भी हो सकता है, तैयारी आपकी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के हम लोग जो है यूपी स्पेशल की क्लास जो है कंटिन्यू चला रहे हैं। और आज नेक्स्ट क्लास लेकर आए हम लोग जिला दर्शन की। और जिला दर्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन क्लास होगी। और आज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे जालौन जिला आपका जो है, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर। ठीक है, इन 4 जिलों के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कराने का काम करेंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की हम लोग जालौन जिले से। और ठीक है, सबसे पहले जालौन जिले में आपको पता होना चाहिए, जो जालौन जिला है 1956 में विंध्य क्षेत्र का जो है विघटन कर इस जिले का जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना है, विंध्य क्षेत्र यानी विंध्याचल क्षेत्र में है और उसका 1956 में यानी उसको तोड़कर इस जिले की स्थापना की गई थी। और इस जिले का जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, अंग्रेजों को जो हमने भगाए हैं, तो वहां पर भी इस जिले ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो उन सारी चीजों के विषय में आइए आगे जानते हैं हम लोग। जालौन के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह, ठीक है, जालौन के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो आपका स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उसमें जालौन जिले के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शत्रुघ्न सिंह, इसे याद रखना है। ठीक है, और शत्रुघ्न सिंह ने यहाँ पे अपने जो है लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो याद रखना है सबसे पहले तो शत्रुघ्न सिंह को। ठीक है, आगे देखिए, शत्रुघ्न सिंह जो थे, इन्हें बुंदेलखंड का गांधी के नाम से भी जाना जाता है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बताना है। आपको पता है गांधी जी तो गांधी जी ही थे, मोहनदास करमचंद गांधी। और आपसे पूछा जाता सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। लेकिन नया क्वेश्चन है, ईमानदारी से बताइए, इससे पहले आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। आपसे पूछा जाएगा कि बुंदेलखंड के गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो याद रखेंगे, शत्रुघ्न सिंह को बुंदेलखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे दिया गया बुंदेलखंड के बुंदेलखंड केसरी भी जो है शत्रुघ्न सिंह को कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बुंदेलखंड का केसरी किसे कहते थे? शत्रुघ्न सिंह। या बुंदेलखंड का गांधी किसे कहते थे? शत्रुघ्न सिंह। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अकबर के नौरत्न में से एक बीरबल, बीरबल के विषय में आप सभी को पता होगा। बीरबल की कहानियां भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो जो नवरत्न बीरबल थे, जिनका वास्तविक नाम महेश दास हुआ करता था, ये चीजें आप याद करेंगे। इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो महेश दास था। ठीक है, इनका भी जन्म जो है कालपी जालौन में ही हुआ था, कालपी में हुआ था। और जो कालपी है ये जालौन में ही स्थित है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी। और कालपी किस जिले के अंतर्गत आता है? तो जालौन जिले के अंतर्गत आता है। या आपसे पूछेगा कि बताइए बीरबल का जो है वास्तविक नाम क्या था या मूल नाम क्या था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, महेश दास इनका नाम हुआ करता था। और इसी जिले में जो है पंचनाद, ठीक है, पंचनाद नामक धार्मिक स्थल है। यह बहुत ज्यादा पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि किस जो है पंचनाद जो धार्मिक स्थल है या किस जिले में स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए, यह जालौन जिले में स्थित है। हाँ, और रंगीन कागज की नगरी भी जालौन को बोला जाता है। ठीक है, कागज उद्योग के लिए तो कई जगह पर फेमस है, लेकिन रंगीन कागज की बात की जाए तो आपका जालौन बहुत ज्यादा फेमस है। और जालौन आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा, जब भी आपसे पूछे कि रंगीन कागज के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो आपका जालौन जिला हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है झांसी। ठीक है, यानी झांसी जिला है। अब झांसी के विषय में हम लोग महत्वपूर्ण जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजें जानने का काम करेंगे। झांसी में आपको पता होना चाहिए, यह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी है। और ऐतिहासिक क्यों ना होती? ठीक है, ऐतिहासिक क्यों ना होती? क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके विषय में आप बहुत सारी पोयम है, बहुत सारी कहानियां हैं, आप सभी को पता है। तो ये ऐतिहासिक नगर तो है। ठीक है, आगे देखिए, इसको 1857 में क्रांति समाप्त करने वाले नगर भी कहा जाता है। ठीक है, कि 1857 की जो क्रांति समाप्त हुई थी
और उस नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और हाल ही में इसके 33 गांवों को मिलाकर, ठीक है, BIDA बुंदेलखंड जो है इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है इसका निर्माण किया जा रहा है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ये पूछा जाएगा आपसे कि बुंदेलखंड जो है स्टैंडर्ड जो इलाके का निर्माण हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, झांसी के 33 जिलों को मिलाकर किया जा रहा है। आगे देखिए, बुंदेलखंड का सबसे महत्वपूर्ण जो जिला है ये आपका झांसी हो जाता है। क्यों बुंदेलखंड का सबसे महत्वपूर्ण जिला झांसी क्यों हो जाता है, ये जानते हैं। झांसी एक ऐतिहासिक नगर है सबसे पहले, हाँ, और इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, देखिए इधर से शुरुआत करते हैं हम लोग। यह जो है चंदेलों, यहाँ पर चंदेलों ने जो है शासन किया। आपसे पूछा जाएगा कि चंदेलों ने कहाँ पर जो है शासन किया था, तो चंदेलों जो है जो झांसी पे शासन किया था, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना। आगे है वीर सिंह बुंदेला का शासन इसी क्षेत्र पर हुआ करता था। वीर सिंह बुंदेला का नाम भी आपने सुना होगा, वो भी झांसी पर शासन कर रहे थे। आगे इनके कारण इसे ऐतिहासिक नगर कहते हैं। यही सारी घटनाएं हैं। इधर दिया गया है 1857 में संघर्ष का एक बड़ा केंद्र रहा है। 1857 के केंद्र में आपको पता ही, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। फिर आगे दिया गया डलहौजी की राज्य हड़प नीति का शिकार, ठीक है। डलहौजी ने जो राज्य हड़प नीति लगाई थी 1853 में, इनकी राज्य हड़प नीति थी, जैसे लखनऊ में कुशासन का आरोप लगा के इन्होंने लखनऊ को जो है अपने कब्जे में कर लिया था। झांसी में जो है जो राज्य हड़प नीति थी, इसके तहत कहा गया था कि जिस राजा के पुत्र नहीं होगा वो किसी दूसरे का जो है पुत्र को गोद लेकर राजा नहीं बना सकता। और यहीं पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इन्होंने अपने गोद लिए हुए पुत्र को राजा बनाना चाहती थी। इसी वजह से यहाँ पर 1800 जो ये क्या है डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति है, इसी का शिकार हो गया था झांसी हमारा, और इसी के तहत अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर दिया था, ठीक है। इन सारे कारणों की वजह से, चाहे तो यहाँ पर चंदेल शासकों ने शासन किया हो, या फिर वीर सिंह बुंदेला ने शासन किया हो, चाहे डलहौजी की जो है राज्य हड़प नीति का शिकार हुआ है झांसी इसके लिए हो, चाहे 1857 के केंद्र में संघर्ष का एक बड़ा केंद्र रहा हो, ये सारी वजह से इन सारी वजहों के कारण इसे जो है ऐतिहासिक नगर के नाम से भी जाना जाता है झांसी को। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। और 1813 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा झांसी के किले का निर्माण करवाया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक तो आपसे पूछेगा कि झांसी के किले का निर्माण कब किया गया, तो 1613 ईस्वी में, और किसके द्वारा किया गया था, तो ज्यादातर लोग जो आंसर मारेंगे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या फिर उनके पति के नाम जो है उनके नाम पर मार देंगे, लेकिन ये फिर गलत हो जाएगा। आपसे पूछेगा झांसी का किला किसने बनवाया था, तो वीर सिंह बुंदेला ने जो है झांसी के किले का निर्माण करवाया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग झांसी में लिख लीजिएगा। और यह किला जो है झांसी का एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए भी आते हैं, इसलिए यह हमेशा चर्चा का विषय भी बना रहता है। आइए आगे देखते हैं। पशुओं से संबंधित चारा अनुसंधान केंद्र भी झांसी में ही स्थित है। आपसे कई बार पूछा गया उत्तर प्रदेश में चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये यूपी पुलिस में तो बार बार पूछा जाता है। ये नोट करके आप लोग रख लीजिए। यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए तो ये जो है एकदम रामबाण है, संजीवनी बूटी की तरह है। तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो आपका झांसी हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। आगे दिया गया 1854 ईस्वी में झांसी को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में डलहौजी ने मिलाया, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। 1854 में इसको मिलाने का प्रयास किया राज्य हड़प नीति के तहत। इसी का विद्रोह रानी की लक्ष्मीबाई ने किया था, जिसकी वजह से 1857 में ये लड़ाई चली थी। आगे देखिए मणिकर्णिका, मनु और छबीली। ये जो तीन नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपसे पूछे मणिकर्णिका या आपसे पूछेगा मनु या फिर छबीली, ये तीनों नाम जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वजह हुआ करते थे। इनके जो दादाजी हुआ करते थे वो बचपन में काफी चंचल स्वभाव की थी, इस वजह से इनके दादाजी इनको छबीली के नाम से भी पुकारते थे। या मनु भी इन्हीं के बचपन का नाम हुआ करता था, और मणिकर्णिका भी इन्हीं का नाम हुआ करता था। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके विरोध में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, ठीक है। हाँ, ये जो राज्य हड़प की नीति थी, जिसके तहत अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना जो है अधिकार कर लिया था, इसी का विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। ये चीजें आपको पता है। फिर है ह्यूरोज नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने से पराजित हो गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। आपको ये भी याद होना चाहिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, ये किससे पराजित हुई थी, किस अंग्रेज अधिकारी से पराजित हुई थी, तो उसका नाम जरूर याद रखेंगे। ह्यूरोज नामक जो अंग्रेज अधिकारी था, उसी से ये पराजित हो गई थी और वीर गति को प्राप्त हो गई थी, ठीक है। और ये वही ह्यूरोज है जिसने कहा था कि वह भारत की अकेली, यानी कि पुरुष मर्द की तरह हमसे अकेली कहा गया है। कौन सी कहावत थी, आप सभी लोग बताएंगे कौन सी कहावत थी।
हाँ, उसने कहा था कि ये भारत में एक अकेली मर्द थी जो मुझसे पुरुषों की तरह लड़ी। यानी इस झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, इनको जो है पुरुष की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, कि पुरुषों की भांति लड़ी है। वो इकलौती ऐसी थी जो हमसे इतना संघर्ष पूर्वक, इतनी बहादुरी पूर्वक हमसे लड़ी है। तो ये कहावत भी हीरोज की है, ये चीज आप याद रखेंगे। और यहीं से 1857 की क्रांति समाप्त होती है। ठीक है, आपको पता है 1857 की क्रांति में दिल्ली से बहादुर शाह जफर या द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम, बिहार से बाबू कुंवर सिंह, इन सारे लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थी। तो उसी में जो है 1857 में झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई भी लड़ी थी। और यही से 1857 की क्रांति की समाप्त हुई, क्योंकि यहीं से सारे लोग, लगभग नाना साहब भी हार चुके थे, भाग गए थे नेपाल, बेगम भी भाग गई थी, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। तो बचा कौन था इस वाले एरिया में, यूपी के, यानी इस एरिया में जो है तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही लड़ रही थी। जैसे ये वीर गति को प्राप्त होती है, 1857 की जो लड़ाई थी, 1857 की जो क्रांति थी, वो पूर्णतः अंग्रेजों के हाथों में चली जाती है। ठीक है, हाँ। फिर इसी के साथ आपके बुंदेलखंड में एक जिला आ जाता है ललितपुर। ठीक है, ललितपुर के विषय में देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। आपसे पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो वो ललितपुर का है। और तीन ओर से यह मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है। ये सबसे कई बार पूछा गया है कि वह जिला कौन सा जो तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, तो वो आपका ललितपुर हो जाएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला है ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। और बुंदेलखंड सरदारों के शासन क्षेत्र में रहा है। ठीक है, जो बुंदेलखंड के सरदार हुआ करते थे, इन्हीं के शासन में यह क्षेत्र हमेशा रहा है, ललितपुर जिला। ठीक है, और यहाँ का जो जैन मंदिर है, ठीक है, यहाँ का जैन मंदिर जैन तीर्थंकर शांतिनाथ को समर्पित है। यह चीज आप याद रखेंगे कि जो ललितपुर का जैन मंदिर है, किसको समर्पित है, शांतिनाथ को समर्पित है। ठीक, और यह जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से एक थे। आपको पता है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जैसे कि आपके महावीर स्वामी, पारसनाथ, ऋषभ देव। तो वैसे ही इन्हीं तीनों चारों लोगों की तरह जैसे एक जो तीर्थंकर हुए हैं शांतिनाथ। ठीक है, और इनके लिए जो समर्पित मंदिर है वो ललितपुर में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसे याद रखेंगे। सीमित, सीमित का मतलब यानी कि जितना भी यहाँ पर यूरेनियम वगैरह है या फिर तांबा है, तो इस एरिया में इसका भी उत्पादन किया जाता है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें बिल्कुल नाम मात्र का पाई जाती है। आपसे पूछेगा कि तांबा कहाँ पर पाया जाता है, तो ललितपुर, या यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर के एरिया में पाया जाता है। ये चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। ललितपुर में जो है ग्रेफाइट संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। ग्रेफाइट से जो छोटी मोटी चीजें बनाई जाती हैं, तो ये भी यूपी के ललितपुर में जो है इससे संबंधित चीजें बनाई जाती हैं। और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण है ललितपुर से, यहाँ पर जो है भगवान विष्णु के दशावतार मंदिर स्थित है। ये इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। आपसे पूछा जाएगा कि भगवान विष्णु का जो दशावतार मंदिर है, यह कहाँ पर स्थापित है या कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए ललितपुर में स्थित है। ठीक है, और जो कि देवगढ़ नामक स्थान पर है। आपसे पूछेगा ललितपुर में कहां पर, तो देवगढ़ नामक स्थान पर यह जो मंदिर है दशावतार भगवान विष्णु का, यह स्थित है। और यह गुप्त शासक, ठीक है, यह गुप्त शासक के ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है, दशावतार मंदिर। ये पूछेगा कि ये लगभग, इसका मतलब क्या है कि यह गुप्त की ईंटों से निर्मित मंदिर है, यानी यह गुप्त काल में बनाया गया हुआ मंदिर है। यह इस चीज को इंगित करता है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की गुप्तकालीन मूर्ति भी मिलती है। नरसिंह अवतार के विषय में मैंने आपको बताया है। एक व्यक्ति हुआ करता था हिरण्यकश्यप, जिसने खुद को भगवान घोषित कर दिया था, और उसी का पुत्र था प्रहलाद, जो उसका विरोध करता था, हमेशा भगवान की पूजा करता था, जिसकी वजह से उसने अपने पुत्र को दंड देता था, पीटता था, मारता था। एक बार भगवान विष्णु जो है क्रोध में आकर भगवान नरसिंह का जो है अवतार लेते हैं, और नरसिंह भगवान का अवतार लेने के बाद हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो जो भगवान विष्णु का जो हिरण्यकश्यप रूप धारण किए थे, वही चीज यहाँ पर कही गई है कि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, जो नरसिंह का अवतार लिए थे, इस अवतार में जो मंदिर है, इस मंदिर जो है गुप्तकालीन की मूर्ति यहीं पर मिलती है, ललितपुर में मिलती है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। और यूपी का सबसे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह भी ललितपुर में स्थित है। आपसे दो प्रकार से इसको घुमा के पूछ सकता है कि यूपी का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर, ललितपुर, या फिर आपसे पूछेगा कि जो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो यूपी का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, यह कहां पर स्थित है, तो यह ललितपुर में स्थित है। इसे आप लोग एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अगला और अंतिम जिला जो आपका पड़ता है बुंदेलखंड में, इसको हम लोग पढ़ेंगे हमीरपुर जिले को। ठीक है, और हमीरपुर में सबसे पहले याद रखेंगे, इसकी जो स्थापना है राजस्थान से आए शासक हमीर देव के द्वारा की गई। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, ठीक है, कि हमीरपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, तो जो राजस्थान से एक शासक आए थे हमीर देव, इन्हीं के द्वारा जो है हमीरपुर की स्थापना की गई थी। और इसका जो संबंध है पाषाण काल से, अर्थात यूपी के प्राचीन स्थलों में से एक रहा है।
और यहाँ भी बुंदेलखंड क्षेत्र का एक जिला है, ठीक है। यानी कि यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का ही एक जिला। आपको पता है बुंदेलखंड में कई जिले आते हैं। आगे देखिए हमीरपुर से, द्वापर युग के जो शिशुपाल हुआ करते थे, शिशुपाल की आप लोगों ने कहानी सुना होगा। द्वापर युग के जो शिशुपाल का जो संबंध है इसी स्थान में माना जाता है जिसका वध श्री कृष्ण भगवान ने कर दिया था। तो आप सभी लोगों ने शिशुपाल के विषय में कहानियां सुनी होंगी या पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। बताते हैं कि श्री कृष्ण की एक बुआ जी थी, और बुआ जी और उनकी बुआ के लड़के हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था शिशुपाल। ये बचपन में ही थे, छोटे ही थे, तभी बताते हैं कि हाँ, ये एक भविष्यवाणी हुई थी, बचपन में एक भविष्यवाणी हुई थी, और भविष्यवाणी ये हुई थी कि शिशुपाल का जो वध होगा या मृत्यु होगी वो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से होगी। तो इसी बात को लेकर एक बार वो अपने मायके जाती हैं श्री कृष्ण की बुआ जी और कहती हैं क्या तुम अपने ही बुआ के लड़के का जो वध अपने हाथों से करोगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं कैसी बुआ जी आप बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने ही भाई की हत्या अपने हाथों से करूं? बुआ का लड़का भाई ही होता है ना। तो कहा कि ये भविष्यवाणी हुई है। कहा ठीक है, अगर भविष्यवाणी हुई है तो मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा, और मैं आपको ये वचन देता हूँ। श्री कृष्ण ने अपने बुआ जी से कहा था मैं आपको वचन देता हूँ कि शिशुपाल की 100 गलतियां मैं माफ कर दूंगा, और इसके आगे जब इसकी गलती होंगी तो शायद मैं भी ना माफ कर पाऊं। इसकी 1 गलती, 2 गलती, 10, 15, 20, 50, 100 गलती तक मैं इसकी कुछ भी गलती ये करे मैं इसकी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। ये वही शिशुपाल है। और बताते हैं लगातार गलतियों के ऊपर गलती किए जा रहा था, धीरे धीरे इसकी गलतियां बढ़ती जा रही थी। और एक बात जो है, एक समय की बात है जिस समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में बैठे हुए थे, और हस्तिनापुर में जब उनका कौरवों का दरबार लगा हुआ था, और ये जो है पांडवों के शांति दूत बनकर जाते हैं कि कौरव और पांडवों में जो युद्ध होने जा रहा है वो युद्ध शांत हो जाए। तो इन्होंने कौरवों के समक्ष सिर्फ 5 गांव मांगे थे कि आप 5 गांव दे दीजिए और पूरा जो हस्तिनापुर साम्राज्य है वो आप रख लीजिए। लेकिन इस बात से भी जो है हस्तिनापुर में, इस बात से भी जो है हस्तिनापुर का नरेश यानी युवराज हुआ करता था दुर्योधन, वो सहमत ही नहीं हुआ। और वहीं पर जब ये जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो यहाँ पर इनके स्वागत में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर, और स्वयं वहां के जो हस्तिनापुर के महाराज थे धृतराष्ट्र और दुर्योधन समेत वहां पर कर्ण भी था। जितने भी महारथी थे, एक से एक महारथी, शायद उनसे भगवान भी आ जाते तो शायद उनको भी एक बार लोहा लेने में सोचना पड़ जाता। सारे के सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के जो है सम्मान में खड़े हो गए। वहीं पर शिशुपाल बैठा हुआ था और वो नहीं खड़ा हुआ, और उसने भगवान श्री कृष्ण का अपमान भी किया। श्री कृष्ण के साथ बलराम भी गए हुए थे, और बलराम थोड़ा गुस्सा वाले व्यक्ति थे, उन्होंने क्रोध भी जताया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम को भी रोकने का प्रयास किया। और वहां पर यह कहता है, शिशुपाल कहता है कि आप इसे एक भगवान की संज्ञा देते हो, ये तो एक सिर्फ साधारण सा ग्वाला है, एक बहरूपिया है, ये तो सिर्फ एक मायावी है। ऐसी बहुत सारी बातें बताता है। और ऐसे ही कहते हुए और भगवान श्री कृष्ण इसको समझाते हैं कि आपकी गलतियां जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं, अब आपकी 96 गलती हो चुकी हैं। ये और क्रोधित होता है शिशुपाल और भगवान श्री कृष्ण को गाली देने लगता है। उन्होंने कहा आपकी 97 गलतियां हो गई हैं। गलतियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, 98 गलती होती हैं और 99 गलती होती है। तब फिर श्री कृष्ण भगवान एक बार उसको सचेत करते हैं कि बस करो शिशुपाल, ये आपकी 99 गलती पूरा हो चुकी है। अब मैंने जो आपकी माँ को वरदान दिया था वो 100 गलतियों का दिया था, और 99 गलती आपकी पूरा हो चुकी है। इसके बाद शायद मैं आपकी जो है गलतियां उनको माफ ना कर पाऊं। लेकिन उसे ये था कि क्या मैं इसके हाथों से मर जाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मर जाऊंगा, क्योंकि उन्हें वो भगवान मानता ही नहीं था। वो तो हमेशा ये कहता था ये साधारण सा ग्वाला है, ये गाय चराने वाला है, इसको इतना सम्मान क्यों? इसी का तो विरोध वो पूरे जीवन करता रहा। और उसने फिर से जो है उनको गाली देने का काम करता। जैसे ही सभी गलती होती है, जैसे ही सभी गलती होती, उसने कहा तू मायावी है, मायावी के सिवा कुछ नहीं है, तू छलिया है। ऐसी बातें जैसे ही बोलते उसकी 100 गलती पूरी होती हैं, और भगवान श्री कृष्ण का क्रोध जो है वो बढ़ जाता है, और अपना चक्र सुदर्शन धारण करते हैं, और चक्र सुदर्शन से जो है शिशुपाल का भरी सभा में वध कर देते हैं। सारे लोग बैठे के बैठे रह जाते हैं, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे वो महाराज धृतराष्ट्र हो, कर्ण हो, दुर्योधन हो, किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता, और भगवान श्री कृष्ण इसका वध कर देते हैं। और इसी तरह से शिशुपाल का वध हो जाता है। तो आप लोग इस शिशुपाल को याद रखेंगे। जो आपका ये शिशुपाल है, शिशुपाल का भी संबंध इसी जिले से रहा करता था, ठीक है। जिले का नाम तो आपको पता है, किस जिले से था? हमीरपुर जिले से शिशुपाल का संबंध हुआ करता था। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। और याद रखना, शिशुपाल का जो वध हुआ था वो भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ था, ठीक है। भगवान के हाथों हुआ था, तो इससे क्या हो गया? इससे मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई होगी हमारे मान्यताओं के अनुसार। आगे देखिए,
यह जो क्षेत्र था प्राचीन काल में जेजक मुक्ति के जो है अंतर्गत आता था। ये चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। और इस क्षेत्र पर, ठीक है, इस क्षेत्र पर राजपूत राजाओं के जो है के द्वारा शासन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो क्षेत्र था हमीरपुर का, यहाँ पर ज्यादातर जो शासन किए हैं वो राजपूत वंश के राजाओं ने यहाँ पर शासन करने का काम किया है। ठीक है, तो ये आज के 4 जिले थे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिला होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे। शायद ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें एकदम नई मिली होंगी जो आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए अगर आपको रिजल्ट निकालना है, आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो रातों दिन एक करके मेहनत करिए और भरोसा करिए कि इस बार एक वैकेंसी आपकी होगी। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।